ये मूवी फ्रांस के एक अजीम लीडर नेपोलियन की लाइफ के ऊपर बनी है। मूवी के आगाज़ में फ्रांस 1973 का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत का सर लोगों के दरमियान में कलम किया जा रहा है क्योंकि उसने गद्दारी की है। नेपोलियन मिलिट्री के अंदर एक अफसर है और फ्रांस का किंग उसे बुलाकर कहता है कि टोलन के किले पर इंग्लैंड की फ़ौज का कब्जा है और इंग्लैंड की फ़ौज वहां से अपने मामलात को चला रही है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही है। हमें हर हाल में वो किला वहां से आज़ाद करवाना है। रात के अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा तैयारी करने के बाद नेपोलियन उस किले पर अपनी फ़ौज के साथ हमला करता है और अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए वो एक तवील जंग के बाद वो किला आज़ाद करवा लेता है। इस मुहिम को फतह करने के बाद फ्रांस में इसको फ़ौज के अंदर तरक्की मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन की एक मीटिंग के दौरान इनका एक लीडर मैक्सलाइन खुद को गोली मार लेता है, जिससे हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाता है। फ्रांस के किंग नेपोलियन को कहते हैं कि ये जो लोग बगावत कर रहे हैं इन लोगों को सख्ती से निपटा जाए। नेपोलियन के टोलन किला को फतह करने की खुशी में एक जश्न रखा जाता है, जिसमें छोटे बड़े तमाम लोगों को इनवाइट किया जाता है। इस पार्टी के अंदर नेपोलियन एक खातून जोसेफिन को देखता है और इसको देखते ही इस पर दिल हार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेपोलियन के दफ्तर में एक बच्चा आता है जिसका वालिद नेपोलियन के साथ जंग में लड़ते हुए शहीद हो गया था। वो अपने बाप की निशानी के तौर पर इसकी तलवार मांगता है। नेपोलियन उसे कहता है कि आम शहरी को इस तरह से फौजी तलवार नहीं दी जा सकती, लेकिन वो कहता है कि ये मेरे बाप की आखिरी निशानी है जिसे मैं निशानी के तौर पे अपने पास रखना चाहता हूँ। नेपोलियन उस गोदाम में जाता है जहाँ पर शहीद होने वाले एहलकारों के हथियार रखे जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि किसी भी हथियार पे इसके मालिक का या फौजी का नाम नहीं लिखा हुआ। वो वहाँ से एक तलवार लेता है और लेकर उस बच्चे के घर देने के लिए चला जाता है। जब उस बच्चे के घर पहुंचता है तो वहां पर जाकर उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि वो उसी खातून का बच्चा है जिसका नाम जोसेफिन है। इसकी एक और बहन भी वहां पर है। कुछ अर्सा बाद नेपोलियन और जोसेफिन की शादी हो जाती है। इस शादी की पार्टी के दौरान जोसेफिन किसी लड़के से बातें करती हुई नजर आती है जिसका नाम चार्ल्स है और वो नेपोलियन की फौज का सिपाही है। इसे देखकर नेपोलियन को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। फिर हम देखते हैं कि 1978 में मिस्र में नेपोलियन फ्रांस की फ़ौज लेकर मिस्र की फ़ौज से जंग के लिए चला जाता है। नेपोलियन की कमांड में मिस्र से ये जंग भी फ्रांस जीत लेता है। जंग के दौरान उसे मिस्र के अंदर एक मम्मी दिखाई देती है और वो उसे करीब से देखता है और फिर उसे इग्नोर करके वापस आ जाता है। जंग के मैदान में ही खाना खाते हुए नेपोलियन को एक आदमी मिलने के लिए आता है और वो उसको इसकी बीवी के और चार्ल्स के अफेयर के बारे में बताता है। नेपोलियन उसी लड़के चार्ल्स के पास जाता है और उससे पूछता है। चार्ल्स इस बात से इनकार कर देता है। नेपोलियन चार्ल्स से पूछता है कि तुम्हें महल से खतूत आ रहे हैं, तो वो कहता है कि वहाँ की एक मुलाजम के साथ इसका लव अफेयर चल रहा है और ये खतूत उसे वहाँ से आते हैं। नेपोलियन परेशान होकर फौज को छोड़कर वापस अपने फ्रांस में घर चला जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके तमाम खतूत उसके घर पहुँचने की बजाय लीक हो चुके हैं और जोसेफिन और चार्ल्स के अफेयर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें लोगों में आम हैं। वो परेशान होता है और गुस्से में घर वापस आता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि जोसेफिन घर पर नहीं है। इस अफेयर के बारे में मुलाजमीन को भी पता होता है। वो कहते हैं कि वो किसी काम से बाहर गई है। काफ़ी इंतजार के बाद नेपोलियन जोसेफिन का सामान निकाल के घर से बाहर रख देता है और नेपोलियन के घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद जोसेफिन को घर के अंदर आने की इजाज़त मिलती है। नेपोलियन और जोसेफिन आपस में बातें करते दिखाई देते हैं। नेपोलियन उससे कहता है कि मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी थी, आखिर तुम क्यों किसी और के साथ अफेयर में मुब्तला हो। जोसेफिन उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और आइंदा ऐसी गलती ना दोहराने का वादा करती है। नेपोलियन जोसेफिन को माफ़ कर देता है। नेपोलियन को हुकूमती कौंसिल के लोग बुलाते हैं और इससे जवाब तलबी करते हैं कि वो फ़ौज को जंग के दौरान छोड़कर वापस क्यों आया है। नेपोलियन उनको कहता है कि वो मेरी फ़िक्र छोड़ें, इस वक्त अवाम उनके ख़िलाफ़ हैं और अवाम के अंदर बगावत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। 1799 में दिखाया जाता है कि हुकूमती कमेटी के लोगों को ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज के ज़रिए कब्ज़े में लेकर नेपोलियन हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेता है। नेपोलियन की सियासी पोजीशन भी मजबूत हो जाती है। लोग नेपोलियन को पसंद करते हैं क्योंकि वो एक निडर और बेहतरीन सिपाहसालार नज़र आता है। नेपोलियन अब नया फ्रांस का किंग बन चुका है। नेपोलियन अपने हाथों से ताज पहनता है और वो पॉप के पास जाता है। जोसेफिन और नेपोलियन शाही महल में आ जाते हैं। नेपोलियन अपने वजीर के जरिए ऑस्ट्रेलिस के बादशाह के पास पैगाम भेजता है कि वो इसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है ताकि दोनों मिलकर अपने अवाम की और कारोबार में तरक्की कर सकें। ऑस्ट्रेलिस का किंग कहता है कि फ्रांस और नेपोलियन उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। वो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा पैगाम देता है, जिस पर नेपोलियन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा खा लेता है और वो ऑस्ट्रेलिस पर हमला करने का सोचता है। 1805 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिस के दरमियान शदीद जंग होती है।
फ्रांस की फौज की क़यादत नेपोलियन खुद करता है और वो एक शानदार जंग के बाद ऑस्ट्रेलियस को हरा देता है। ऑस्ट्रेलियस के शिकस्त के बाद इनका बादशाह आके नेपोलियन को कहता है कि तुम वाकई एक बहादुर और शानदार जंगजू हो, मैं तुमसे सुलह चाहता हूँ। जीत के बाद नेपोलियन वापस फ्रांस आ जाता है और वो जोसेफिन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक्त स्पेंड करता है, लेकिन काफ़ी साल गुजरने के बाद वो इसको वारस नहीं दे पाती। नेपोलियन की फैमिली के लोग भी इसको कहते हैं कि इसके घर में चूंकि वारस नहीं हो रहा, लिहाजा इसे एक और शादी करनी चाहिए। फ्रांस का कानून भी यही कहता है कि अगर किंग की वाइफ उसे वारस ना दे सके तो फिर इसे छोड़कर नई शादी की जाएगी। नेपोलियन बहुत दुखी होकर अपनी बीवी जोसेफिन को डिवोर्स करता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता, लिहाजा वो उसको कहता है कि हम पहले की तरह ही आपस में दोस्त की तरह रहेंगे और वो उसे इसी तरह से प्यार करता रहेगा। वो जोसेफिन को एक बहुत बड़ा घर और इसकी जरूरत की तमाम चीजें पहुंचाने का वादा करता है। नेपोलियन जब भी किसी मुहिम से वापस आता है तो वो सबसे पहले जोसेफिन को आकर मिलता है। 1810 में हम देखते हैं कि नेपोलियन की शादी ऑस्ट्रेलियस के बादशाह की बड़ी बेटी मैरी लुइसी के साथ होती है। 1811 में इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। इसका नाम नेपोलियन दोम रखा जाता है। नेपोलियन इस बच्चे को लेकर जोसेफिन के पास आता है। फिर 1812 का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि रशिया इंग्लैंड का साथ दे रहा था। इस वजह से फ्रांस और रशिया में एक तनाव पैदा हो जाता है। इसी बिना पर फ्रांस और रशिया के दरमियान एक बहुत बड़ी वार होती है। इस बार भी नेपोलियन अपनी फौज की क़यादत करते हुए फ्रांस की फौज को लीड करता है। वो अपनी फौज को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट देता है और वो एक बेहतरीन हिकमत अमली से रशियन फौज को हरा देता है और वो रशियन के शाही महल तक भी पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि रशिया का किंग और इसकी फौज अपने तमाम लोगों के साथ वहां से भाग चुके हैं। नेपोलियन और उसकी फौज रशियन महल में रात को स्टे करते हैं। तभी उसकी अचानक आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि तमाम रशिया को आग लगी हुई है और रशिया के लोगों ने खुद ही इसको आग लगा के हर चीज को जलाकर राख कर दिया है ताकि नेपोलियन और उसकी फौज वहां पर रुक ना सकें। अब इनके रहने के लिए वहां पर कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, लिहाजा उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ता है। नेपोलियन और इसकी फौज फ्रांस वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में सख्त सर्दी और खाने की चीजों की कमी की वजह से काफी सारे फौजी मारे जाते हैं। नेपोलियन जब अपनी फ़ौज के साथ फ्रांस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि फ्रांस की हुकूमती कमेटी नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो समझते हैं कि रशिया से जंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए और फ्रांस को इस जंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसे हुकूमत से हटा दिया जाता है और उसे एल्बा नामी इलाके का हुक्मरान बनाकर वहाँ भेज दिया जाता है। वो वहाँ पर काफ़ी अरसा ऐसे ही अपना वक्त गुजारता है। इस दौरान वो वहाँ पर अपनी आर्मी बनाता है और वापस फ्रांस की तरफ चल पड़ता है। जोसेफिन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसका आखिरी वक्त करीब आ जाता है। नेपोलियन अपनी फ़ौज के साथ फ्रांस पर हमला करता है। हुकूमती कमेटी के लोग अपनी फौज को नेपोलियन से लड़ने और इसको रोकने के लिए भेजते हैं, लेकिन फौज जब नेपोलियन के पास आती है तो नेपोलियन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो इनका साबका कमांडर है और फौज में इसकी काफी ज्यादा पसंदीदगी पाई जाती है। नेपोलियन वापस आकर सबसे पहले जोसेफिन के घर जाता है, लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि जोसेफिन उसका इंतजार करते करते दुनिया से जा चुकी है। इस सदमे से नेपोलियन अंदर से टूट चुका होता है। नेपोलियन के यहाँ आने पर हुकूमती कमेटी के अरकान काफी ज्यादा परेशान होते हैं और हुकूमती काउंसिल के लोग रशिया और इंग्लैंड से हाथ मिला लेते हैं ताकि वो नेपोलियन का मुकाबला कर सकें। नेपोलियन अपनी तमाम ताकत को जमा करता है और इन सब से हमला करके इनका मुकाबला करने का सोचता है। 1815 का मंजर दिखाया जाता है जिसमें नेपोलियन और इंग्लैंड के दरमियान शदीद जंग शुरू हो जाती है। ये दोनों एक जबरदस्त फाइट में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से रशिया की फौज भी नेपोलियन पर हमला कर देती है। नेपोलियन की फौज दोनों फौजों के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ उसे इंग्लैंड की फौज का सामना है और दूसरी तरफ से रशिया की फौज इस पर हमलावर है। दरमियान में फंसने की वजह से और इसकी तादाद काफी कम होने की वजह से नेपोलियन को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन नेपोलियन किसी भी सूरत हार नहीं मानता। वो इनके साथ जबरदस्त जंग करता है, लेकिन तादाद में काफी ज्यादा कम होने की वजह से नेपोलियन पहली बार ये जंग हार जाता है। फिर उसे हुकूमती कमेटी के सामने पेश किया जाता है। कमेटी इसकी साबका बातों को देखते हुए इसकी बहादुरी के इवज इसको माफ कर देती है और इसे सेंटा एलिना के जजीरे पर भेज दिया जाता है। वो वहाँ पर कई साल पुरसकून रहता है और वो हमेशा अपनी जोसेफिन बीवी की याद को अपने सीने से लगाए रखता है। 1821 में गार्डन में बैठे हुए शराब पीते कुछ लड़कियों को वो देखता है जो कि आपस में खेल रही हैं। वो जोसेफिन को याद करते करते वहाँ पर दम तोड़ देता है और उसके आखिरी अल्फाज होते हैं फ्रांस और जोसेफिन। और इस तरह से एक अजीम कमांडर दुनिया से चला जाता है। ऐसी और मूवीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन सी मूवी है जिसके बारे में हमसे सुनना चाहते हैं।